स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की इस वीडियो में। और देखिए, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ही आलस्य का काम लगता है, वो अपने से नहीं करते हैं। तो उन कैंडिडेट्स के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद से भी नहीं सॉल्व करते हैं, आपको खुद बैठ के सॉल्व करना बोरिंग लगता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स खुद से भी सॉल्व करते हैं वो यहाँ भी सॉल्व करें, ताकि उनको और कॉन्फिडेंस मिल सके और पता चल सके कि क्वेश्चंस को देखने का नज़रिया क्या है, सॉल्व करने का नज़रिया क्या है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये दूसरा है। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट, बहुत आराम से आपको हम समझाएंगे। देखिए, fill in the blank. I dash swim quite well when I was younger. कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि जब मैं छोटा था तो मैं काफ़ी अच्छी तरह से तैर सकता था। अब देखिए, तैरना क्षमता को दर्शाता है कि भाई मेरे अंदर क्षमता है तैरने की। तो जब वर्तमान में क्षमता दर्शाना होता है तो कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन क्लाइम ऑन द ट्री, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। लेकिन जब पास्ट की क्षमता को दर्शाना हो तो कैन का पास्ट कुड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब सेंटेंस क्या होगा? आई कुड स्विम क्वाइट वेल व्हेन आई वॉज यंगर। समझ में आया बात? बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे आपको और आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इज कैरिंग डैश टेस्ट ऑन ग्रोविंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या मतलब हुआ सर? देखिए, यहाँ पर कैरिंग के साथ एक फ्रेजल वर्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, आउट, कैरिंग आउट। कैरिंग आउट का मतलब होता है, ये कैरिंग आउट करके एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी को आदेशित कार्य को पूरा करना, कोई भी आदेशित कार्य जो है उसको पूरा करना। तो सेंटेंस कह रहा है कि द गवर्नमेंट इज कैरिंग आउट टेस्ट ऑन द ग्रोविंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब कि सरकार अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को उगाने पर परीक्षण कर रही है। बहुत आराम से समझते चलेंगे। कैरिंग आउट अगर आपको ये पता रहा होगा कि ये फ्रेज होता है तो आप बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन डी सही कर दिए होंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है कि हिज फॉर फादर्स लिव डैश मीरपुर महाराष्ट्र। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। अब देखिए, होता यह है कि जब कभी छोटे स्थान के पहले अगर कुछ प्रयोग करना होता है तो यहाँ पर एट का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रुकिए, घबराइए मत, हम आपको समझाते हैं क्यों सी सही हुआ। कहने की कोशिश कर रहा है, पहले तो एक बात समझ लिए कि फॉर फादर्स मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पूर्वज, इसको एंसेस्टर भी कहते हैं, इसका साइनोनिम हो जाएगा एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब ही पूर्वज होता है। तो हिज एंसेस्टर यानी कि हिज फॉर फादर्स मतलब कि उसके पूर्वज महाराष्ट्र के मीरपुर में रहते थे। तो आप देखिए, मीरपुर जो है वो छोटा जगह है, तो छोटे जगह के पहले क्या प्रयोग होगा? एट। और महाराष्ट्र बड़ा जगह है तो बड़ा जगह के पहले इन प्रयोग होगा। नहीं समझ में आया? एक उदाहरण बताते हैं। जैसे कि मैं दुर्गा कुंड में रहता हूँ, बनारस के दुर्गा कुंड में रहता हूँ। तो बनारस बड़ा जगह है, आपको पता है बनारस बड़ा जगह है, लेकिन दुर्गा कुंड बनारस से छोटा है। तो क्या प्रयोग करेंगे? आई लिव एट दुर्गा कुंड इन वाराणसी। जैसे कि अगर आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहते हैं तो आप बोलेंगे आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। जैसे कि अगर आप विदेश में चले गए, फॉरेन कंट्री में चले गए, तो अगर आपको बताना होगा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश से हूँ, तो आप तब उत्तर प्रदेश के पहले ऐट लगाएंगे। चूंकि इंडिया के लेवल में उत्तर प्रदेश छोटा है तो बोलेंगे आई लिव एट उत्तर प्रदेश इन इंडिया। समझ में आया? मतलब जब दो जगह का नाम आए और जो बड़ा हो तो उसके पहले इन और छोटा के पहले एट, या कि फिर सीधे बड़ा बताना हो तो इन बताएंगे। जैसे आई लिव इन इंडिया। ठीक है, समझ में आया? चलिए,
जब अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं ना तो ये एट और इन बहुत ध्यान रखते हैं कि आप भाई कहाँ रहते हो, तो आप बोल सकते हैं कि भाई आई लिव एट, आप उस जगह का नाम बता सकते हैं। ठीक है, आई लिव एट बोरीवली इन महाराष्ट्र। समझ में आया? चलिए दूसरे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जाने रिक्वेस्टेड मैरी टू ब्रिंग डैश नोटबुक फॉर हर फ्रॉम द स्टेशनरी। कहने का मतलब ये है कि जैने ने मेरी से उसके कुछ नोट्स बुक स्टेशनरी लाने के अनुरोध किया उन्होंने, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अ फ्यू। ठीक है, मेरी टू ब्रिंग अ फ्यू नोट्स बुक्स फॉर हर फ्रॉम द स्टेशनरी। इट इज़ वेरी सिंपल इफ द सेंटेंस इज। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अब क्या है, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ विच हैज़ एन ईरर। अब यहाँ पर ईरर आपको फाइंड करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले में कि ये एक ही लाइन में एक ही सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिलाकर ये सभी एक सेंटेंस है। इन सेंटेंस में 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी और डी वाला नो ईरर है, तो जिसमें ईरर है उसको करेंगे। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है सी विल लूज ऑल हर फ्रेंड्स इफ सी कंटिन्यूज टू बी टॉकिंग अबाउट देम बिहाइंड देयर बैक्स। कहने की कोशिश कर रहा है कि वह अपने सभी दोस्तों को खो देगी अगर हम लगातार उनकी पीठ पीछे उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ना कि इफ़ सी कंटिन्यूज टू टॉकिंग के बदले यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए इफ़ सी कंटिन्यूज टू टॉकिंग की जगह यहाँ पर क्या होगा, इफ़ सी कंटिन्यूसली टॉक्स, यानी कि वह अपने दोस्तों से अगर लगातार बात करती है। ठीक है, इफ़ सी कंटिन्यूसली टॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। अगले की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक मिला करके अगला जो है कि एक सेंटेंस है, इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड लेट अदर इट रीड इट। मतलब कि यहाँ पर सीधे सीधे आप देख सकते हैं सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, लेट अदर नहीं होगा। देखिए लेट इट रीड अदर होगा, क्या होगा, लेट इट रीड अदर। क्यों होगा, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको इसे अन्य लोगों को पढ़ने देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन देखने में लग रहा है। ये नरेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर कि मदर सैड कामा इनवर्टेड कामा ओ इट इज स्नेक डोंट गो नियर इट चिल्ड्रेन। अब देखिए यहाँ पर पहले तो देखेंगे कि कामा इनवर्टेड ये सैड को क्या है, ये डिस्गस्ट करके बोला है ना, तो मदर एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। अब आप देखेंगे तो इतना सभी सेंटेंस में इतनी बातें सभी सेंटेंस में लिखी गई हैं, इतनी बातें सभी सेंटेंस में लिखी गई हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, मदर एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। अब ऐसे सेंटेंस में जिसमें कि डोंट का प्रयोग किया जाता है, डोंट का प्रयोग होता है ना, डू नॉट, तो डू नॉट को इनडायरेक्ट बनाते समय नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो अब सभी सेंटेंस में चेक करेंगे कि नॉट टू किस में प्रयोग किया गया, तो देखते हैं नॉट टू या इसमें भी प्रयोग किया गया है, और इसमें भी नॉट टू का प्रयोग किया गया है, और इसमें भी नॉट टू का प्रयोग किया गया है, और थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं तो इसमें भी नॉट टू का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बहुत सिंपल तरीका समझा रहे हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं इट इज़ को दिया है ना, इट इज़ को इट वाज में प्रयोग चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ लिखा हुआ है ना, इट इज़, तो इट इज़ को इट वाज में चेंज करेंगे। तो देखिए कि सेंटेंस में इट वाज में किया है, तो इट इज़, इसको इट इज़ का इट इज़ ही रख दिया है, तो ये पहला तो गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर इट वर दिया है ना, तो इट के साथ वर नहीं वाज लगता है, तो दोनों गलत होगा ऑप्शन। तीसरा देखते हैं इट वाज दिया है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी चौथा देखते हैं, इट वाज दिया है, लेकिन चौथे में बात ये है कि आप देख सकते हैं टोल्ड टू चिल्ड ड्रीम दिया है, इट वाज बीइंग दिया है ना, इट वाज बीइंग नहीं होगा, इट वाज बीइंग अ मिस्टेक नहीं होगा, इट वाज अ स्नेक, इट वाज अ स्नेक, इट वाज बीइंग अ स्नेक नहीं होगा, इट वाज स्नेक होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं
इट वर है ये, तो इट वॉज अ स्नेक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। थोड़ा सा ज़्यादा वक्त इसलिए हम ले रहे हैं ताकि बहुत से बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं तो उनको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। जो बच्चे तेज हैं उनको काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा यहाँ पर। अगला देखिए लिखा हुआ है कि विच इज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि जो पैसिव वॉइस बनाना है आपको। ठीक है, एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस लिखा हुआ है कि रोजेज स्मेल स्वीट। यहाँ पर ट्रांसिटिव है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोजेज आर स्वीट व्हेन स्मेल्ड। ठीक है, गुलाब से जो है कि मीठी खुशबू आती है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो स्पेलिंग टेस्ट से यहाँ पर सामने आपके क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये जो 4 ऑप्शन हैं इन चारों में से आपको बताना है कि इंटेलिजेंस का सही स्पेलिंग कौन सा है। इंटेलिजेंस मतलब होता है विजडम, मतलब कि बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता। स्पेलिंग देखेंगे INTELLIGENCE। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आपके एग्जाम में डबल लेटर वाले वर्ड ज़्यादा पूछते हैं। अगला जो है इसमें भी इन चारों में भी आपको बताना है कि अकमेंडेशन का सही स्पेलिंग कौन सा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही है, अकमेंडेशन। स्पेलिंग है ACCOMMODATION। अकमेंडेशन का मतलब है निवास, जिसको रेजिडेंस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्पेलिंग टेस्ट से 2 क्वेश्चन और इन दोनों स्पेलिंग टेस्ट को आप लिख लेंगे। आइए आगे देखते हैं। अपोजिट बताना है ना, यहाँ पर देख सकते हैं अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम बताना है। पहला जो वर्ड आपके सामने है डायनेमिक। डायनेमिक का क्या हो सकता है? डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। इसका उल्टा क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट? इसका उल्टा हो जाएगा स्टैटिक। ऑप्शन ए। स्टैटिक का मतलब होता है गतिहीन या कि फिर स्थिर, और डायनेमिक का मतलब गतिशील। ऑप्शन बी अगर देखेंगे इसको भी समझ लीजिए। स्टूपिड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मूर्ख या कि फिर बेवकूफ़, मूर्ख या कि फिर बेवकूफ़। स्ट्रेंथ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जिसका मतलब होता है अजीब या कि फिर अनोखा। ऑप्शन डी आप देख सकते हैं स्टाउट लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है मोटा या कि फिर बलवान। आगे देखते हैं स्टेबिलिटी लिखा हुआ है ना। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता या कि फिर दृढ़ता, स्थिरता या कि फिर दृढ़ता। ऑप्शन नंबर डी इसका उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उल्टा हो जाएगा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है अस्थिरता। लेकिन अगर आपको एग्जाम में सफल होना है तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है, स्थिरता चाहिए। तो इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है अस्थिरता, इसका उल्टा हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो लिखा हुआ है अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब विरोध होता है। आप मूवी वगैरह देखते हैं ना तो आप सुनते होंगे कि अपोजिशन पार्टी वाले ये कर देंगे वो कर देंगे। अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी का मतलब जो विरोध करने वाली पार्टी है, तो अपोजिशन मतलब विरोध करना। बी में देख लेते हैं केयरलेसनेस दिया हुआ है, इसका मतलब होता है लापरवाही। और सी में देख सकते हैं डिस्पैरिटी दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है असमानता। आगे बढ़ते हैं। आगे के जो 2 वर्ड आपको दिख रहे होंगे इन दोनों वर्ड का सिमिलर मीनिंग बताना है। सिमिलर मीनिंग का मतलब साइनोनिम। जैसे कि ये एक वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदासी या कि फिर मनहूसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मकी इसको पढ़ेंगे, आर साइलेंट होगा। मकी का मतलब होता है उदास, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साइनिम, ग्लूमी और मकी। बाकी के अगर ऑप्शन आप समझने की कोशिश करेंगे, मिस्टी लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है धुंधला, ठीक है। और बी देखेंगे ऑब्सक्योर लिखा हुआ है जिसका मतलब अस्पष्टता। ऑब्सक्योर आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, इसको ध्यान देंगे इस वर्ड को। बाकी शैडोई लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है छायादार। आगे बढ़ते हैं। क्रूड दिया हुआ है ना दूसरे में। क्रूड का मतलब होता है कच्चा। आपने सुना होगा ना क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, क्रूड, ठीक है। क्रूड का मतलब होता है अपरिपक्व या कि फिर कच्चा। ऑप्शन ए हो जाएगा अनरिफाइंडेड। अनरिफाइंडेड का मतलब होता है, अनरिफाइंड का मतलब क्या होता है? ये भी अपरिपक्व या कच्चा, रिफाइंड और अनरिफाइंड। बाकी क्रूअल का मतलब आप समझते हैं, क्रूअल का मतलब निर्दयी, असभ्य। रूड का मतलब भी आप समझते होंगे, रूड का मतलब समझते हैं असभ्य जिसको बोलते हैं। और बाकी डी ऑप्शन आप देख सकते हैं सेवेज। सेवेज का मतलब बर्बर या बर्बरता जिसको कह सकते हैं, ठीक है, बर्बरतापूर्ण। आइए आगे देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट से क्वेश्चन दिया हुआ है कि द यंग वन ऑफ अ कैट। द यंग वन ऑफ अ कैट। कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। और बिल्ली के नौजवान को क्या कहते हैं? युवा को क्या कहते हैं? मतलब कि बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं?
इसको बोलते हैं किटेन, KITTEN। किटेन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। बाकी के ऑप्शन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पपी लिखा हुआ है, पपी का मतलब कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं। काफ मतलब होता है, L साइलेंट होता है, काफ मतलब होता है गाय का बछड़ा, मतलब गाय का बच्चा। कीड का मतलब होता है बच्चा या कि फिर शिशु। आप मॉल वगैरह में जाते होंगे कभी तो लिखा होता है मेंस वियर, तो वहाँ पर आदमी लोगों का कपड़ा होता है। वुमेन्स वियर यानी कि वहाँ पर औरत लोगों का होता है। लेकिन एक जगह आप देखेंगे लिखा होता है किड्स वियर, मतलब कि वहाँ पर बच्चों का कपड़ा होता है। किड मतलब बच्चा या कि फिर शिशु। अब देखिए PQRS से क्वेश्चन आपके सामने है, PQRS, ठीक है, PQRS। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सेंटेंस की शुरुआत है यहाँ से, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। अब देखिए इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए आपको ऑप्शन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। बिना ऑप्शन के नहीं बना पाएंगे, गलत हो जाएगा, कई बार गलत होगा। ऑप्शन की मदद लेके इसको बनाते हैं। इट इज़ ट्रू लिखा हुआ है ना, इट इज़ ट्रू का मतलब क्या होता है, यह सत्य है। अब भाई यह सत्य है तो क्या सत्य है? इट इज़ ट्रू दैट, इसके बाद दैट आता है ना, इट इज़ ट्रू दैट यानी कि यह सत्य है कि, तो जाहिर सी बात है कि इट इज़ ट्रू के बाद दैट आएगा। तो ऑप्शन आप आर में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू के बाद दैट आया है ना, तो इसका मतलब कि जो भी सेंटेंस शुरू होगा वो आर से ही शुरू होगा। जो सेंटेंस शुरू होगा वो आर से शुरू होगा। तो आप देख सकते हैं कि बी वाले में क्यू से शुरू किया है तो ये तो ऐसे गलत होगा, इसको हटा दीजिए। डी वाले में क्यू पी से शुरू किया है तो ये भी गलत होगा, मतलब कि दो ऑप्शन हट गए। अब या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन सी सही होगा। क्या समझ में आया? या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अब देखिए सी वाले में देख सकते हैं क्यू के बाद पी आया है, क्यू के बाद क्या आया है, पी आया है। क्यू के बाद यहाँ पर पी आया है, तो अगर आप देखेंगे तो जो क्यू का लास्ट है वो है बोर्न और पी का जो शुरुआत है वो है बोर्न। अब बताइए कि एक ही शब्द दो बार क्यों आएंगे? जैसे अगर हम पी सी के हिसाब से बनाते हैं तो पी वाला पढ़ेंगे उसके बाद क्यू पढ़ेंगे, यानी कि दैट वी, यहाँ से वी आर बोर्न, बोर्न टू, तब बोर्न बोर्न दो बार हो जाएगा क्योंकि पी के बाद क्यू आया। अगर सी को हम सही करेंगे तो ये नहीं होगा, दो शब्द एक बार क्यों आएगा, तो ऑप्शन सी भी हट जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए अब बचता है, तो आंख मूंद कर इसको सही कर देंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा इट इज ट्रू, ये सब हटाते हैं, लिखा पड़ी यहाँ से। हाँ अब देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं। हाँ अब देखिए अब सेंटेंस हो जाएगा इट इज ट्रू, उसके बाद आर, दैट वी आर नॉट, फिर क्यू, वी, दैट वी आर नॉट, दैट वी आर नॉट, आर के बाद क्या हो जाएगा, पी, दैट वी आर नॉट बोर्न टू बी हैप्पी बट वी आर बोर्न टू सीक हैप्पीनेस, सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही, आप संतुष्ट हैं? चलिए अब आप कमेंट करके एक बार प्रेम से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आई थिंक हमने इसमें लगभग 16 क्वेश्चन आपको दिए थे। अगर आपका इसमें से 12 क्वेश्चन सही है तो समझिए कि बहुत सही तैयारी चल रही है। ठीक है, 12, 10 प्लस होना चाहिए एटलीस्ट। अगर 10 से कम है तो बहुत खतरे में, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपको इन वीडियोस को देखना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं लाइक करेंगे, नहीं कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि वीडियो इस प्रकार की बनाने का कोई मतलब नहीं है। हम बना तो आप ही के लिए रहे हैं, आप ही के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। 20-20 मिनट, 25-25 मिनट इसमें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपकी भलाई हो सके। तो आप इसको भरपूर प्रेम दीजिए और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें कि हमें और जल्द से जल्द अगला प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाना चाहिए, क्योंकि आप इसका लाभ ले रहे हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, अगर आप चलाते हैं इंस्टाग्राम तो द सुधीर पांडे सर्च करके। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।